गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम संचयन का सेकंड चैप्टर सपनों कैसे दिन पढ़ेंगे। संचयन में हम पहले हरिहर काका चैप्टर जो है पढ़ चुके हैं और नेक्स्ट चैप्टर है अपना सपनों कैसे दिन, जिसके लेखक है गुरदयाल सिंह। चैप्टर के नाम से आपको पता चल रहा है सपनों कैसे दिन। वो दिन कैसे थे? सपनों के समान थे। कैसे दिन थे वो? सपनों के समान थे। इस पाठ में लेखक अपनी बचपन की बातों को बताते हैं। ये इनकी आत्मकथा का एक अंश है जिसके अंदर लेखक ने अपने बचपन के दिनों का वर्णन किया है। उस समय के खेल कैसे थे और कैसा चोट लगने पर भी कैसा होता था, माँ बाप के पास जब शिकायत करते थे तो माँ बाप का कैसा व्यवहार होता था, उसी के बारे में उन्होंने इसमें बताया है। और कैसा उनके अपने दोस्तों के साथ जीवन यापन था, कैसे स्कूल जाते थे, साथियों के साथ कैसे वो समय गुजारा करते थे, उसका सजीव अंकन उन्होंने किया है। और स्कूल का वातावरण कितना खतरनाक और भयभीत हुआ करता था, इसका भी वर्णन उन्होंने इस पाठ में किया है। लेखक बताते हैं कि उन दिनों हम जब बच्चों के साथ हम खेला करते थे तो हमारी कोई भाषा या व्यवहार जो है कभी हमारी उसमें बाधा नहीं बनता था। आपस में जहाँ वो रहा करते थे वहाँ पर मंडी में वह रहा करते थे। मंडी के आसपास के लोग जो है कोई राजस्थान की सीमा से टचे हुए, कोई हरियाणा से, कोई पंजाब से सटे हुए जो लोग थे वो वहाँ पर आकर के बस जाते थे। व्यापार के लिए वो वहाँ पर आते थे और वहाँ आकर के बस जाते थे। अधिकतर बच्चे जो वहाँ आते थे किसी की भाषा पंजाबी, कोई हरियाणवी, कोई राजस्थानी ऐसी भाषा हुआ करती थी। तो जब वो बोलते थे तो कुछ बातें जो है ऐसी थी कि समझ में नहीं आया करती थी, लेकिन साथ साथ खेलने और उठने बैठने से वो उनकी भाषा को भी आसानी से समझ जाते थे। कहते हैं कि कोई भी भाषा जो है आपसी व्यवहार में कभी बाधक नहीं बनती है। तो वो भाषा जो है कभी उनके जीवन में बाधा नहीं बनी। अलग अलग प्रकार की भाषाएं होते हुए भी वो उस भाषा को समझ जाया करते थे और आपस में साथ में मित्रता हो जाती थी और साथ में वो खेला कूदा करते थे। लेखक बताते हैं बचपन में हम जब खेला करते थे तो एक लकड़ों का ढेर हुआ करता था, उन गट्ठरों पर हम ऊपर चढ़ते और चढ़ करके हम वापस से नीचे उतरते। और कई बार ऐसा होता कि उस गट्ठर जब वो फिसल करके नीचे आते तो फिसलने से कई बार चोट लग जाया करती थी और चोट लगने के बाद खून निकलता, चोट लग जाती तो हम रोते जीतते। जब हम घर जाते तो घर में जाने पर माँ बाप हमें इतना पुचकारते नहीं कि क्या हुआ बेटा तेरे, कैसे लग गई, ऐसा कुछ नहीं होता था, बल्कि हमें और भी पीटा जाता था और कहते थे कि जाएगा आज के बाद। और इस तरह से हमारी और बुरी तरह से हमारी दुर्गति होती थी और हमारी पिटाई भी हुआ करती थी। वो दिन आज भी हमें याद है कि कैसे आज के समय में कोई बच्चा गिरता है तो कैसे उसको सहलाते हैं, उसको चुप कराते हैं, जबकि उस समय में हमारी मारपीट हुआ करती थी और हमें डांटा जाता था और हमें कहा जाता था कि कल से तू वहाँ नहीं जाएगा। लेकिन उस समय तो हम रो करके और डर के मारे कहते थे हाँ नहीं जाएंगे, लेकिन दूसरे दिन वापस वही समय होने पर हम वहाँ पर खेलने के लिए चले जाया करते थे और भूल जाते थे कि मम्मी ने कभी डांटा भी था। तो क्या बाल मनोविज्ञान होता है, इस बाल मनोविज्ञान को हम आज समझ पाए हैं। उस समय हम इस चीज़ को भूल गए थे कि माता पिता की डांट के बाद भी हम कैसे चले जाते थे और हम माता पिता की डांट और मार को हम भूल जाया करते थे। बच्चों की स्कूल की पढ़ाई से अधिक अपने साथियों के साथ खेलना हमें उस समय बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। स्कूल जाना उस समय हमारे लिए जेल जाने के समान था और वहाँ हमें लेखक व उसके साथी खेलने के बहुत ही शौकीन थे। सभी के सभी गरीब और फटे हाल और लापरवाह थे और लकड़ी के ढेर पर पड़कर खेलना, चोट खाना, गाँव लगना, यही सब कुछ हुआ करता था। घर जाकर हम हमदर्दी की जगह हमें पिटाई होती थी। कई बार ऐसा होता था नाक से हमारे खून बहने लग जाता था, लेकिन हम फिर भी खेलते ही रहते थे। और उस समय स्कूल जाना हमें कभी भी अच्छा नहीं लगा। चौथी कक्षा तक कुछ लड़कों को छोड़कर अन्य सभी साथी जो थे रोते चिल्लाते हुए ही स्कूल जाया करते थे। स्कूल में धोबी पिटाई और मास्टरों की डांट फटकार के कारण स्कूल उन्हें एक नीरस और भयानक स्थान प्रतीत होता था, जिसके कारण मन में एक भय सा बैठा हुआ था। इसके बावजूद कई बार ऐसी स्थितियां भी आती थी कि हमें स्कूल जाना हमें अच्छा भी लगता था। ये मौका तब होता था जब हमें वहाँ पर पीटी सर की स्काउटिंग का अभ्यास करवाते थे। लेखक बताते हैं कि जिस स्कूल में हम पढ़ते थे वहाँ पर एक पीटी सर थे। वो क्या करते थे, पीटी सर बहुत ही सख्त थे और अनुशासन प्रिय थे। वो अनुशासन में रहना उनको अच्छा लगता था। उनका चेहरा जो है चेचक के दागों से भरा हुआ था, निशान उनके चेहरे पर।
और उनका नाम क्या था पीटी सर का? उनका नाम था प्रीतम चंद, लेकिन सब जने उनको पीटी सर के नाम से जानते थे। पीटी सर जो थे वो एक ठिगने कद के थे, उनका शरीर दुबला पतला और गठीला था, उसका चेहरा चेचक के दागों से भरा हुआ था, उनकी आंखें बाज की तरह तेज थी और वे खाकी वर्दी और चमड़े के पंजों वाले बूट पहनते थे। उनके बूटों की ऊंची एड़ियों के नीचे खुरियाँ लगी हुई थी और बूटों के अगले हिस्सों से पंजों के नीचे मोटे सिरों वाले कील ठुके हुए थे और वो जब चलते थे तो टक 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 की आवाज़ उनकी आया करती थी। और हम कई बार ऐसे सोचते थे कि ये पीटी सर जो है इनके पैर मुड़ते नहीं हैं क्या? इस तरह के जूते थे कि इनको डर नहीं लगता है क्या चलते हुए? इस प्रकार से वो चला करते थे। और कई बार जब हमने माता पिता से कहते कि भाई हमें भी ऐसे जूते चाहिए, तो हमारे माता पिता कहा करते थे कि घुटने मुड़ जाएंगे, लेकिन हमें बार बार यही प्रश्न हमारे दिमाग में था कि क्या पीटी सर के घुटने नहीं मुड़ते हैं? पीटी सर जो थे बहुत ही कुशल प्रशिक्षक थे, छात्रों को स्काउट और गाइड की ट्रेनिंग दिया करते थे और बच्चे जब विभिन्न रंग की हाथों की झंडियाँ लेकर के हाथों को ऊपर नीचे करते तो उनको ट्रेनिंग दिया करते थे। कभी उनको 1 2 3 कह करके, और इस तरह से उनको हम झंडी कभी ऊपर करना, कभी झंडियों को नीचे करना, दाएं करना, बाएं करना, इस तरह से हम झंडियों को घुमाया करते थे। और उस समय हम भी स्काउट गाइड की ड्रेस पहनते थे और बहुत ही सुंदर लगा करते थे। और इस प्रशिक्षण कार्य से छात्र बहुत ही प्रसन्न रहते थे। वे उस पर छात्रों द्वारा सही काम करने पर शाबाशी भी दिया करते थे। पीटी सर जो थे काफ़ी अनुशासन प्रिय थे, उनके कारण उनको कठोर अनुशासन में रहना बहुत ही पसंद था। वो चाहते थे कि सभी बच्चे जो है एक ही लाइन में, जब प्रार्थना हुआ करती थी और जब हम एक ही साथ लाइन में खड़े होते थे तो वो चाहते थे कि बच्चे बिल्कुल लाइन से खड़े रहे और इधर उधर हिले नहीं। अगर कोई गलती से भी अपने एक पैर से दूसरे पैर को खुजलाता तो वो जाकर के ठुड्डों का इस्तेमाल करते थे और इस प्रकार से वो हाथ से वो मारा करते थे। और कई बार तो ऐसा होता था कि खाल उधेड़ देना, ऐसा मुहावरा भी उनके साथ प्रचलित था कि वो बच्चों को इस तरह से मारते थे कि खाल ही उधड़ जाए, इसलिए बच्चे उनसे बहुत ही डरते थे। लेकिन जब बच्चे कभी सही लाइन में खड़े होते तो बच्चों को वो शाबाशी भी दिया करते थे। उनका शाबाशी देने से ऐसा लगता था मानो हमने कोई तमगा जीत लिया हो। तमगा मतलब मानो कोई मेडल हमने जीत लिया हो, ऐसा हमें लगता था। और इस प्रकार का कठोर स्वभाव होने से बच्चे काफ़ी उनसे डरा करते थे, लेकिन उनकी रिहर्सल करने पर बड़े बच्चे जो है बड़े खुशी होकर के वहाँ पर जाया करते थे। और जब उनकी प्रशंसा जब वो करते थे, शाबाश कहते थे, तब उनको ऐसा ही लगता था मानो उन्होंने कोई तमगा जीत लिया हो। लेखक के साथ खेलने वाले अधिकतर साथी जो है घर परिवारों के ऐसे ही हुआ करते थे। सारे मोहल्लों में आसपास के लोग जो है आकर के बस गए थे और स्कूल में गर्मी की छुट्टियों होने पर लेखक ननिहाल चला जाया करते थे। वहाँ नानी उन्हें खूब दूध दही और मक्खन खिलाया करती थी और खूब प्यार करती थी। दोपहर तक तो वे गांव के तालाब में नहाते रहते, फिर नानी से कुछ खाने की मांग करते तो नानी बहुत खुश होती और नानी उनको खुश होकर के देती और नानी अपने पोतों से कहा करती थी, देखो कितने अच्छे बच्चे, इनसे कुछ सीखो और कितना कम खाते हैं। और कई बार ऐसा होता था कि जब हम ननिहाल नहीं जाते थे तब हम हमारे यहाँ गांव के तालाब में ही खेलते और मस्ती करते और वहीं पर ही हम छुट्टियाँ बिताया करते थे। उस समय हम क्या करते थे, जो तालाब पानी का भरा होता तो हम वहाँ जाते और उस तालाब में कूदते और कई बार उस तालाब से निकल करके जो रेत का ढेर होता था उस रेत के ढेर में हम लपेटते अपने आप को। जब उस गीले बदन पर जब वो रेत चिपक जाती तो हमें बड़ा अच्छा लगता और हम वापस से जाकर के उस तालाब में कूद जाते। और इस प्रकार से हमारा कूदना बार बार होता रहता और हमें कम से कम क्या याद नहीं है हम कितनी बार कूदते थे, कम से कम 7 8 10 बार हम ऐसे कूदा करते थे। और कई बार ऐसा होता था कि हम तालाब में डूबने लगते और डूबने लगते उस समय हमारे लिए गाय बैल जो भी होते थे पानी के अंदर, उनको सींग पकड़ करके ही हम बाहर आया करते थे। दोस्त हमारे बात जब हम बचाओ करते तो दोस्त हमारी बात को सुनते ही नहीं और उस समय हमारे लिए वही एक सहारा हुआ करता था। अगली कक्षा का डर अधिक लगता था। जब हम पढ़ाई हमारी पूरी हो जाती और हम जब अगली कक्षा में जाना होता तो हमें बहुत ही डर लगता था। नई किताबों से ही डर लगता था, जबकि अधिकतर मास्टर पुराने ही होते थे। कहते हैं कि पुराने मास्टर होते हुए भी हमें नई श्रेणी में जाने से हमें काफ़ी डर लगता था। उसके पीछे वो बताते हैं कि नई श्रेणी में जाने का विद्यार्थियों को विशेष चाव होता है, क्योंकि उन्हें वहाँ नई अध्यापक मिलते हैं और उन्हें नई किताबें पढ़ने को मिलती है, तो एक नई उमंग और उत्साह छलकता है। लेकिन लेखक का मन नई श्रेणी में जाकर के भी हमेशा उदास हो जाता था।
इसके पीछे के भी कई कारण थे। एक तो वो गरीब परिवार से थे, उनकी पारिवारिक आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हुआ करती थी, तो वह नई किताबें खरीद ना सकते थे और उसे नई कॉपियाँ अवश्य मिल जाती थी। हेडमास्टर साहब उसके लिए अन्य लड़कों द्वारा पढ़ी गई पुरानी किताबों का प्रबंध हमेशा कर दिया करते थे। इन पुरानी किताबों में से विशेष प्रकार की एक गंध आती थी जो उनके मन को बड़ी उदास कर देती थी। और साथ ही उनको दूसरा ये भी कारण था कि कठिन पढ़ाई को लेकर के भी वो दुखी होते थे कि अब इतनी पढ़ाई हम कैसे कर पाएंगे। साथ ही नए मास्टरों द्वारा मारपीट का भय उनके भीतर तक समाया हुआ था, क्योंकि उसके विद्यालय के मास्टर पीटते पीटते चमड़ी तक उधेड़ देने को तैयार रहते थे, इसलिए वो काफ़ी डरा करते थे। लेखक कहते हैं कि जब वो स्काउट गाइड की जब अभ्यास होता था तब वो अपने आप को महत्वपूर्ण फौजी जवान समझा करते थे। लेखक गुरदयाल सिंह फौजी बनना चाहते थे और वो फुल बूट और शानदार वर्दी पहने लेफ्ट राइट करते फौजी जवानों की परेड को देखा करते थे। इसी कारण स्काउट परेड के समय धुली हुई वर्दी पहनते, पॉलिश किए हुए बूट पहनते, जुराबे पहन करके वो अपने आप को फौजी जवान समझते और लेफ्ट राइट करते थे। और जैसे ही सीटी बजती, विशल बजती, तो वो दाएं बाएं घूमते, लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, अबाउट टर्न कहने पर उनको अपनी छोटे छोटे जूतों से एड़ियों पर घूमना उनको बहुत ही अच्छा लगता था। और जब वो ठक ठक करके आवाज़ से चलते थे तो वो अपने आप को फौजी जवान समझा करते थे। ऐसा उनको इतना अच्छा उनका अभ्यास था। जब छुट्टियां पड़ती थी और जब वो सोचते थे कि समय सारणी के अनुसार हम पढ़ेंगे, उनको छुट्टियों के लिए बहुत सारा होमवर्क मिला करता था, तो वो पूरी 1.5-2 महीने की जब उस समय छुट्टियां पड़ती थी तो वो सोचते थे कि काफ़ी छुट्टियां हैं और हम काफ़ी अच्छी पढ़ाई कर लेंगे। तो वो समय सारणी बनाते और उसके आधार पर काम ना होता तो वो सोचते अब स्कूल खुलने वाले हैं, अब हम कैसे काम करेंगे। फिर वो हिसाब लगाने लगते कि अभी तो 10-15 दिन बचे हुए हैं, इस काम को हम पूरा कर लेंगे। लेकिन अंत में वो सोचते इतने सवाल है तो अभी 10 दिन बचे, 10 दिन में अगर हम एक दिन में इतने सवाल करेंगे तो भी हमारा कार्य पूरा हो जाएगा। लेकिन होता क्या था कि समय आ जाता और वो उस कार्य को पूरा नहीं कर पाते। अब क्या, पूरा गृह कार्य बहुत सारा हुआ करता था। लेखक स्कूल से छुट्टियों में मिले काम को पूरा करने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाया करते थे। उदाहरण के लिए हिसाब के मास्टर जी के द्वारा दिए गए 200 सवालों को पूरा करने के लिए रोज 10 सवाल किए जाने पर 20 दिनों में पूरे हो जाएंगे। किंतु खेल कूद में जब छुट्टियां बीतने लगती तो मास्टर जी की पिटाई का डर सताने लगता। फिर लेखक रोज के 15 सवाल करने की योजना बनाता कि भाई एक दिन में अपन 15 सवाल करेंगे तो हमारा कार्य पूरा हो जाएगा। तब उससे छुट्टियां भी बहुत कम लगती तथा दिन भी कम लगने लगते तथा स्कूल का भय भी बढ़ने लगता। ऐसे में लेखक पढ़ाई के डरने के बावजूद भी ओमा जैसे सहपाठी की तरह बहादुर बनने की कल्पना करने लगते और सोचते कि जो छुट्टियों का काम पूरा करने की अपेक्षा मास्टर जी से पिटना अधिक बेहतर वो समझा करते थे। ओमा जो है वो एक ऐसा ताकतवर लड़का था, वो पढ़ाई से ज़्यादा पढ़ाई करने की अपेक्षा वो अपने शरीर के बल का कार्य किया करता था और उसी हिसाब से वो कार्य करना पसंद करता था। और वो सोचता था कि काम करने से अच्छा है कि मैं मास्टर जी के द्वारा मार खा लूँ, और इसी काम में वो विश्वास करते थे। इसलिए लेखक भी जो है वो सोचते थे कि जब काम पूरा नहीं हुआ तो वो सोचा करते थे क्यों ना अपन भी ओमा जैसे बन जाए। तो वो ओमा की तरह बनने के बारे में वो कल्पना किया करते थे। लेखक को अपने बचपन का एक मित्र ओमा ही याद है जो मारने पीटने और गालियां देने वाला था। वो लड़ाई में सिरके से वार करता था, इसलिए बच्चों ने उसका नाम रेल बम्बा भी रख छोड़ा था। लेखक का स्कूल छोटा सा था, एज के आकार का था। सुबह सभी बच्चे प्रार्थना सभा में कतारों में खड़े रहते, अध्यापक भी पीछे कतारबद्ध खड़े रहते और जरा सा भी कोई टेढ़ा होता तो पीटी साहब जो है उस पर झपट जाते। और या फिर हेडमास्टर साहब जो है कई बार क्या करते थे, अपने हाथ की उल्टी उंगलियों से बच्चों को ऐसे मारते और बच्चों को वो हेडमास्टर साहब द्वारा मारी गई उंगलियों से की चप्पट जो है बीके बाई की नमकीन पापड़ी की तरह लगती थी और उनको हेडमास्टर साहब की चोट जो है बड़ी अच्छी लगती थी। लेकिन पीटी साहब का डर जो है उनके अंदर हमेशा बना हुआ था। लेखक को हर वर्ष हेडमास्टर साहब जी की किसी अमीर घर के बच्चों की किताबें लाकर देते थे और वो पढ़ लिया करते थे। कहते हैं कि जो किताबें कॉपियाँ लाते थे वो पढ़ लिया करते थे, लेकिन कॉपियाँ, पेंसिलों, होल्डर और शाही दवात
के लिए मुश्किल से उनको 1 रुपया खर्च करना पड़ता था और 1 रुपये का ही उनके जीवन में बहुत ही महत्व था। लेखक अपने 2 परिवारों में से पहला लड़का था जो पढ़ने जा रहा था। उसे पुरानी कॉपियों किताबों से एक अजीब सी गंध आती थी। जैसे वो स्कूल जाते थे तो स्कूल में साइड में अलियार के झाड़ लगे हुए थे, उसके अंदर जो गंध आती थी ऐसी ही गंध उनको आती थी। कई बार ऐसा होता था कि वो उन गलियारों के झाड़ की खुशबू को सूंघा करते थे, उनको ये खुशबू बहुत ही अच्छी लगती थी और तरह तरह के फूल जो उनके वहाँ लगे हुए थे स्कूल में उसको वो तोड़ लिया करते थे और अपनी जेबों में भर लेते या उनको सूंघ लेते थे। जब उनकी माँ उन कपड़ों को धोती तब उनको लगता कि ये बच्चे क्या करते हैं, तो कई बार माँ की डर से उनको मेमने की तरह वो चबा भी जाया करते थे। मास्टर प्रीतम चंद का स्वभाव जो है काफ़ी सख्त स्वभाव था। उनका रंग रूप डरावना था। जब वे चलते थे तो उनके बूटों के पंजों व एड़ियों की भयानक आवाज़ आती थी। वे बच्चों की अक्सर पिटाई किया करते थे। एक बार पीटी साहब ने उन बच्चों को शब्द रूप याद करने को दिया। जब बच्चे शब्द रूप याद करके नहीं आए तो उनको मुर्गा बना दिया और कान पकड़ने के लिए उनको कहा। हेडमास्टर साहब उस समय वहाँ से किसी से मिलने गए थे, डॉक्टर कपलास से, और जब वो वहाँ से लौटे तो उन्होंने बच्चों को मुर्गा बना हुआ देखा। तो वो काफ़ी प्रीतम चंद को जब उन्होंने देखा वो काफ़ी नाराज़ हुए और गुस्से में आकर के उन्होंने प्रीतम चंद को बर्खास्त कर दिया और उन्होंने कहा कि तुम्हें ये सज़ा देने का तुम्हारा ये ढंग है, और उनको वहाँ से बर्खास्त कर दिया। प्रीतम चंद को डांटा और उन्हें मुअत्तल करके आदेश की मंजूरी के लिए नाभा रियासत में उनको बड़े दफ्तर में उनको भेज दिया। वहाँ उनको सस्पेंड कर दिया गया। अब जब तक अगला आदेश नहीं आया जब तक वो बहाल नहीं हो सकते थे, इसलिए अब उनको फारसी के शब्द रूप देने के लिए उनको दूसरे अध्यापक को रखा गया और अब वो उनको पढ़ाया करते थे। और लेकिन बच्चों के अंदर हमेशा ये डर बना रहता था कि कहीं प्रीतम चंद बिल्ला जो है वापस ना आ जाए और आकर के कहीं किसी दिन आकर के फारसी के शब्द रूप हमसे ना सुनने लगे। इसका उनको हमेशा इस चीज़ का उनको डर बना रहता था। और बच्चे जो है प्रीतम चंद बिल्ला से काफ़ी डरा करते थे। उस समय नाभा रियासत थी, वहाँ के राजकुमार जो थे युद्ध में उनके राजा जो है वो मारे गए थे और उसके बाद वहाँ पर अंग्रेज़ों का ही राजपाट था, अंग्रेज़ों के उसमें चला गया था। उस समय वो लोग अपनी सेना में भर्ती होने के लिए वहाँ पर आते थे अंग्रेज़ लोग और लोगों को गुमराह किया करते थे और खाकी वर्दी और बड़े बड़े जूते पहन करके लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते और रात को कोई खेल या इस तरह से नाटक दिखा करके उनको अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करते ताकि वहाँ की जनता जो है उनकी बातों में आ जाए और आकर के पुलिस की सेना में भर्ती हो जाए। ऐसे इसके लिए उनको ऐसे गा गा करके उनको रिझाया करते थे, भर्ती हो जा रहे रंगरूट, भर्ती हो जा रहे, अठे मिलेंगे बूट, अठे मिलेंगे सूट, और इस प्रकार से उनको काफ़ी रिझाया करते थे और लोग बाग उनकी बातों में आ जाते थे, आकर्षित हो जाते थे और उसके अंदर भर्ती हो जाया करते थे। कई बार ऐसा होता था और बच्चे उसके अंदर भर्ती होते थे और उनको यही एक अच्छा सा एक माध्यम उनको लगा करता था। कई बातें ऐसी होती थी जो कि क्या नाम है बचपन में की बातें जो लेखक को कई बार ऐसी होती थी जो कि उनको गुदगुदाती रहती थी और वो बातों को कई बार याद कर लिया करते थे। ऐसा होता था और उनको हमेशा याद करते थे। कई बार ऐसा होता था कि वो परिवार वाले लोग जब कहते थे कि आपका बच्चा पढ़ता नहीं है स्कूल भेजो, तो वो हमेशा क्या कहते थे कि हमें क्या करना है, पंडित घनश्याम दास जो है वही हिसाब किताब वही सब कुछ सिखा देंगे, हमें क्या करना है, दुकानों पे तो बच्चों को बिठाना है। इसलिए माता पिता भी ज़्यादा बच्चों को स्कूल भेजने की कोई परवाह नहीं किया करते थे। पढ़ो तो ठीक, नहीं पढ़ो तो भी ठीक। इस प्रकार से उनको बच्चों को भी कोई डर नहीं हुआ करता था। कई बार ऐसा होता था कि बच्चे स्कूल जाते वक्त पानी में ही बैगों को फेंक के आया करते थे और माँ बाप को कोई चिंता भी नहीं होती थी कि बच्चों के बैग कहाँ हैं, उसकी उनको कोई चिंता नहीं हुआ करती थी। और इस तरह से उनका बचपन बीता। कई बार मारपीट, खून, लहूलुहान हो जाते थे, सब कुछ होते थे, तो भी उनको गुस्सेल माता पिता हमेशा मारते डांटते रहते थे और उसका कोई असर उनके ऊपर कोई असर नहीं होता था और दूसरे दिन वापस से वो खेलने चले जाते थे। अंग्रेजों ने 1923 में नाभा की रियासत के राजा को गिरफ्तार कर लिया था। राजा की मौत तमिलनाडु के कोडई कनाल में हो गई। राजा का बेटा अभी विलायत में पढ़ रहा था, अतः पीछे से नाभा की रियासत पर अंग्रेजों का हुक्म चलता था। अंग्रेजों को अपनी फौज के लिए स्थानीय युवकों की जरूरत थी, इसलिए वो शमियाने लगा करके इस प्रकार से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते। नाटक और नौटंकी हुआ करती थी और लोग बाग उस सूट और बूट की लालच में आकर के लोभ में आकर के फौज में भर्ती हो जाया करते थे।
इस तरह से उनका जीवन बचपन का आनंद रहा और वो आनंद के साथ अपना जीवन उन्होंने व्यतीत किया। मास्टर की डांट फटकार का भी उनको कोई डर ज़्यादा हुआ नहीं करता था, केवल वो पीटी सर से ही वो थोड़ा सा डरा करते थे। बाकी उनको अपनी पढ़ाई से भी उनको विशेष कोई लेना देना नहीं था, उनको केवल अपने मनोरंजन से ही लेना देना था। अब जब उनको पीटी सर को वहाँ से बहाल कर दिया गया, तब कुछ जो बड़े बच्चे जो थे, वो बड़े बच्चे कहते थे कि अब प्रीतम चंद जो है अपने मकान के गलियारे में बैठते हैं, उन्होंने अपने 2 तोते पाल लिए हैं, वो उन दो तोते जो हैं, उन 2 तोतों को बादाम की गिरी छील छील करके खिलाते हैं, फल फ्रूट वगैरह खिलाते हैं। और वो कहते हैं कि हमें बार बार लगता है कि प्रीतम चंद बिल्ला से जैसे सब बच्चे डरते हैं, तो क्या वो दोनों तोते नहीं डरते होंगे, ऐसा उनको बार बार लगता था। लेकिन हर वक्त वो मास्टर प्रीतम चंद का जो है इंतज़ार किया करते थे। उनको लगता था कि ऐसा ना हो कि मास्टर प्रीतम चंद आ जाए और उनको डांटे या उनको मारे। तो इस प्रकार से बच्चों, ये आपका चैप्टर है सपनों के से दिन, जिसमें गुरुदयाल सिंह की सपनों की बातों के बारे में बताया गया है। ठीक है बच्चों, इसको आप वापस से एक बार रीडिंग करें, ढंग से एक एक लाइन को पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि कई क्वेश्चन इसके बीच में से आपके बनेंगे। बाकी क्वेश्चन PDF में भेजेंगे। थैंक यू।